हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस डेक वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। मेरा नाम है सौरभ चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉर सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम पेज फॉर लेक्चर पीडीएफ्स। ईदर आई विन और आई लर्न, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। दीज टू मंत्रास विल लिटरली हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। ये आपको हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का एक बेस है, इसलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम्स में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, पर वो एज अ ट्रेडर आई थी और वो अपने साथ एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेके आई थी विच वॉज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। वो लाइसेंस क्या था? जिसे हम चार्टर बोलते हैं। बाय द टाइम ऑफ 1765 वो दीवानी राइट्स हासिल कर चुकी थी। अब दीवानी राइट्स होता क्या है? सिविल रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन राइट्स को हम दीवानी राइट्स बोलते हैं। कहाँ पर हासिल किया था इन्होंने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पे हासिल किया था। अब हुआ क्या था, उस पहले हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सारे जो एरियाज थे ये पहले से बहुत रिच थे एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर बाउंड टू बिकम रिच। अब वो रिच होने के बजाय उनके ऑफिसर्स रिच हो गए और कुछ तो ऐसे ऑफिसर्स थे जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिच हो गए। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी डेब्ट में चली गई, कर्जे में चली गई और ये फिर ब्रिटिशर्स के पास गए कि आप हमारी हेल्प करिए। और फिर ब्रिटिशर्स वर वेरी अगास कि हमने आपको तो प्रॉफिट कमाने भेजा है और आप वहां पर से डेब्ट में जा रहे, कर्जे में जा रहे हैं। In the retaliation, the company rule was included to control and regulate the affairs of East India Company in India. In the retaliation ये इन्होंने स्टेप लिया, रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए गए जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट क्यों बोलते हैं? यू यूज द लॉजिक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट पास किया गया था। अब इसे चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं? कि वो ये काम कैसे करेंगे, मेक अ परफेक्ट नोट ऑफ इट, कि वो रिवाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द चार्टर एवरी 20 ईयर्स। हर 20 साल में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे रिवाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। This was the first step to regulate East India Company. Now, how will they regulate? They first created an answerability to the Britishers. ये answerability कैसे होगी? ये तब होगी जब वो एक एक पैसे का जवाब, एक एक पैनी का जवाब देंगे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाइए। उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया गया कि वो हर एक पैसे का, हर एक पैनी का जवाब हमें देगी। उसके बाद उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जितने भी वर्कर्स कंपनीज में काम करते थे उन सभी ने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिया था अपने साइड बाय साइड में ज्यादा पैसे कमाने के लिए। उन्होंने ब्राइब्स लेना स्टार्ट कर दिया था, प्रेजेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया था एंड दीज थिंग्स वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज। कैसे भाई? आप विजुलाइज करिए कि उस टाइम पे तीन मेन पावर्स थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। हर एक के अपने अपने गवर्नर्स थे। हर एक प्रेसिडेंसी में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स थी। तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, दीज पावर्स वर स्टार्टेड गिविंग टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब जैसे ये पावर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये पावर्स गवर्नर ऑफ बंगाल पे आ गई, दे तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया सेंट्रलाइजिंग का कि ये बॉस बनना चाहते थे। तो उस टाइम पे इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया क्योंकि इनके पास सारी पावर्स आ गई थी, ये हेड हो गए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे। अब इनकी मदद के लिए चार मेंबर्स को रखा गया एंड दीज मेंबर्स वर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में। कहां पर हुई? कलकत्ता में हुई। इसकी स्टैब्लिशमेंट के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी? यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है जुडिशियल पावर है और गवर्नर के पास जो था एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। इन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो जुडिशियल पावर है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दो और जो गवर्नर जनरल की पावर है वो सारी चीजें कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर सेटलमेंट एक्ट पास किया गया 1781 में। आप इसे रिलेट करिए, ये आज के टाइम पे आर्टिकल 50 भी है। क्या है आर्टिकल 50? सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। रिलेट करके पढ़िए, रटिए मत। अब हुआ क्या कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं,
उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के पिट्स यंगर, उन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसमें सबसे पहली बात कही गई ब्रिटिश पोजीशन के बारे में। उसमें कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन के अंडर में आती है। और उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि डबल गवर्नमेंट कैसे? यहाँ पर उन्होंने पावर्स को दो डिवीजन में बांट दिया। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करेंगे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगे। तो ये जो था वो फर्स्ट पार्ट था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।